हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास में। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैं आपको चैप्टर याद दिला दूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। मैं पढ़ा रहा हूं आपको भारत की नदियां, देख सकते हैं। तो भारत की नदी में हमने सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को सीखा। सिंधु नदी तंत्र से जुड़ी जितने भी बातें थी, कौन कौन उनकी सहायक नदियां जो इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीजें हमने क्या किया, सीख लिया। क्लियर? चलिए हम अपने अगले नदी की ओर चलते हैं। और अगली जो मुख्य नदी है, उस नदी का क्या नाम है? गंगा नदी। क्लियर हो गया? गैंजेस रिवर, गंगा नदी। बच्चे, सबसे पहले गंगा नदी के बारे में कुछ खास बातें जो हमें अभी जाननी है वो हम सीखेंगे। जैसे हमने लिखा गंगा नदी, तो आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी का भारत में क्या स्थान है। क्लियर है? तो सबसे पहले याद रखना है कि गंगा नदी को ही हम जो है भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा देते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? भारत की राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर। नेशनल रिवर। क्लियर है? तो याद रखें कि गंगा नदी जो है हमारे भारत की क्या है? राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर है। क्लियर है? अच्छा, राष्ट्रीय नदी होने के साथ साथ याद रखेंगे सबसे बड़ी नदी घाटी इसी की है। सबसे बड़ी नदी घाटी जिसे आप रिवर बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रिवर बेसिन। तो हमने ये भी देखा कि भारत की ये राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी, और ये सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी नदी घाटी है, रिवर बेसिन है। क्लियर? अच्छा, फिर सबसे पवित्र एवं धार्मिक नदी इसे ही कहा गया है। सबसे पवित्र, होली एवं धार्मिक नदी, रिलीजियस रिवर एवं धार्मिक नदी। क्लियर? ये सब देखिए गंगा नदी की खूबियां हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे भारत की राष्ट्रीय नदी, सबसे बड़ी नदी घाटी और सबसे पवित्र एवं धार्मिक नदी हम किसे कहते हैं? हम गंगा नदी को कहते हैं। क्लियर है? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात याद रखना है अभी आपको कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा नदी को जीवित प्राणी यानी कि लिविंग क्रिएचर का दर्जा दिया है। क्लियर है? इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ही गंगा नदी को जीवित प्राणी, लिविंग क्रिएचर, जीवित प्राणी का क्या दिया है? दर्जा दिया है, लिविंग क्रिएचर का दर्जा दिया है। साथ ही गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का भी भारत में गठन किया गया है। क्लियर है? गंगा नदी घाटी प्राधिकरण, गंगा नदी घाटी प्राधिकरण भी भारत में बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं गंगा रिवर अथॉरिटी। पूरी बात आपको समझ में आ गई? तो गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के जो अध्यक्ष बने हैं, ये बात को याद रखना है, जो अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे? वो होंगे भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्लियर है? यानी जो प्रधानमंत्री के पद पर है बच्चे, वही गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। याद रखिएगा कि गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो वो है भारत के प्रधानमंत्री। क्लियर हो चुका? चलिए, हमने इस चीज को भी अपडेट किया कि गंगा नदी घाटी प्राधिकरण जो उसके अध्यक्ष हैं वो कोई और नहीं बनेंगे, वो बनेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री। अच्छा, और न जाने कितनी परियोजनाएं हैं जो गंगा नदी पर भी चल रही है। जैसे मैं आपको कुछ योजनाओं का नाम बता देता हूँ। गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, देखिए गंगा नदी पर है। ठीक है? फिर नमामि गंगे, फिर गंगा स्मार्ट सिटी, गंगा स्मार्ट सिटी परियोजनाएं,
चल रही हैं, परियोजनाएं चल रही हैं। क्लियर है? देखिए, ये पहले कुछ खास बातें थी जो मैंने आपको गंगा नदी के बारे में बताया कि ये राष्ट्रीय नदी, पवित्र धार्मिक नदी, जीवित प्राणी है, गंगा नदी घाटी प्राधिकरण है और इस नदी पर गंगा एक्शन प्लान भी चल रहा है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी है, गंगा स्मार्ट सिटी आदि परियोजनाएं क्या है इस पर चल रही है। अब देखिए, अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर कि गंगा नदी कहां से निकलती है। क्लियर है? चलिए, तो सभी लोग याद रखेंगे कि यह उत्तराखंड के, यह उत्तराखंड के, याद रखेंगे, उत्तराखंड राज्य की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के, क्लियर है बच्चे, भूलिएगा नहीं, सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के महान हिमालय स्थित, महान हिमालय स्थित, क्लियर है, भूलना नहीं है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के महान हिमालय स्थित गोमुख ग्लेशियर, याद रखेंगे ग्लेशियर का क्या नाम है, तो हम ग्लेशियर का नाम क्या कहेंगे, गोमुख। गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर है? एकदम इन बातों को याद रखना है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो ये उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है। क्लियर है बच्चे? उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है, उसी जिले में महान हिमालय का जो गोमुख ग्लेशियर है, उसी गोमुख ग्लेशियर से ही क्या निकलती है, गंगा नदी निकलती है। क्लियर है? तो एक बात याद रखिएगा कि जहां से गंगा नदी निकलती है वहां इसे गंगा नहीं, वहां इसे भागीरथी कहते हैं। क्लियर है? तो मैं इस बात को यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं, यहाँ इसे भागीरथी, यानी गंगा नदी को अपने उद्गम पर क्या कहते हैं, यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। क्लियर है? पहले इस बात को सभी लोग याद रखना है कि जहां से गंगा नदी निकलती है उस उद्गम पर, उस सोर्स पर, उस उद्गम और सोर्स पर जो है गंगा नदी को यहाँ पर क्या कहा गया है, भागीरथी नदी कहा गया है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए यहाँ से सिनारियो क्या चेंज होता है। क्लियर है? जब भागीरथी अलकनंदा नदी से, यहाँ बच्चे केयर कीजिएगा, मैंने आपसे क्या कहा है कि जब भागीरथी अलकनंदा नदी से देवप्रयाग जिले में, कौन सा जिला है वो, देवप्रयाग जिले में मिल जाती है। क्लियर है? एकदम अच्छे से इस बात को समझिए। क्लियर है? देखिए यहाँ मैंने साफ कहा है कि जब भागीरथी, जहाँ गोमुख से निकल रही है, तो भागीरथी अलकनंदा नदी से किस जिले में मिलती है, देवप्रयाग जिले में मिल जाती है। तो इस संयुक्त धारा को, तो इस संयुक्त धारा को, यानी जो दोनों मिल गए बच्चे, क्लियर है, तो इस संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। तो इस संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई है। यानी गंगा नदी जहाँ से निकलती है उस उद्गम पर मैंने आपको क्या बताया कि उस उद्गम पर इसे भागीरथी कहते हैं। और जब ये भागीरथी अलकनंदा नदी से, देखिए अलकनंदा नदी कहीं और से निकलती है। क्लियर है? अलकनंदा नदी से देवप्रयाग जिले में, कौन सा जिला है वो, देवप्रयाग, देवप्रयाग जिले में जब मिल जाती है, तब इसी संयुक्त धारा को जब ये आगे बढ़ती है तब हम इसे क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर गंगा को नोटिफाई कीजिएगा कि गंगा नदी कहाँ से गंगा बन रही है, तो ये बन रही है आपको देवप्रयाग जिले से, कि जहाँ देवप्रयाग जिले में भागीरथी और अलकनंदा दोनों संगम करती है, तब उसी संयुक्त धारा को ही हम क्या कहते हैं, तो हम इसे गंगा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखना है कि गंगा नदी ऋषिकेश, क्लियर हो गया, गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार में
मैदान में प्रवेश करती है। मैदान में क्या करती है? प्रवेश करती है। क्लियर है? यानी जब गंगा बन जाती है तो उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ते हुए पहाड़ों से ही नीचे ऋषिकेश मिलता है। तो ऋषिकेश होते हुए जब ये हरिद्वार में आती है तो हरिद्वार में क्या करने लगती है? यह मैदान में प्रवेश कर जाती है। और देखिए हरिद्वार का बहुत ही धार्मिक महत्व है। तीर्थ नगरी के रूप में हम हरिद्वार को जानते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में क्या करती है? मैदान में प्रवेश कर जाती है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से यह फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। पहले इस बात को कर लेते हैं। यहाँ से यह उत्तर प्रदेश में फिर आगे बढ़ करके ये कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। जैसे मुरादाबाद वाली जो जगह है वहां से भी बच्चे क्लियर है? उत्तर प्रदेश में यानी मुरादाबाद वेस्टर्न यूपी में है, वहां भी आपको गंगा नदी मिलती है। तो यह उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में प्रवेश करती है। मतलब उत्तर प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। क्लियर? प्रवेश करती है। चलिए अब हमने यहाँ पर देखा कि हरिद्वार में मैदान में प्रवेश कर रही है, फिर आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश में यानी मुरादाबाद की तरफ से ये क्या कर जाती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है, मिटाऊंगी इसे मैं। अब देखिए फिर उत्तर प्रदेश से कहाँ जाती है, और उसके बाद देखिए मैं एक कंप्लीट ग्राफिंग भी करूंगा। उस ग्राफिंग में आपको सारी चीजें अपने आप क्या होंगी? शो होती जाएंगी। ठीक है? तो आप ये नहीं सोचेंगे कि सर अभी ग्राफिंग नहीं करे। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा एकदम वैज्ञानिक तरीके से। चलिए पहले मैं ये मिटा दूं, ये सब आप सीख चुके हैं। ओके, अब देखिए बच्चे क्लियर है? उत्तर प्रदेश से बहते हुए इलाहाबाद होते हुए या बिहार कहाँ चली गई? बिहार। बिहार में जैसे बच्चे आरा ये सब जगह है, हम बक्सर भी कह सकते हैं, वो सब गंगा नदी के ही क्या है? किनारे। क्लियर है? तो होते हुए याद रखेंगे कि ये बिहार में फिर प्रवेश कर जाती है। फिर बिहार में प्रवेश करती है। पूरी बात आपको समझ में आ गई है बच्चे? यानी उत्तर प्रदेश में इंटायर पूरे उत्तर प्रदेश में ये बहती है, फिर बहते हुए ये कहाँ चली? इलाहाबाद होते हुए फिर ये बिहार में जब प्रवेश करती है तो आरा एक बिहार में जगह है बच्चे, बक्सर भी यहीं पे है। तो आरा बक्सर जो है गंगा के किनारे ही पड़ जाता है। ठीक है? तो फिर ये बिहार में क्या करती है? प्रवेश करती है। क्लियर हो चुका? ओके। बिहार होते हुए फिर ये देखिए बच्चे, बिहार होते हुए फरक्का में, बिहार होते हुए फरक्का में या पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। फरक्का में यह क्या करती है? पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। क्लियर हो चुका है? यानी बिहार में होते हुए फरक्का, इसके बाद ये क्या करती है? ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो फरक्का पश्चिम बंगाल में ही है, तो फरक्का में ही ये क्या करती है? पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। पर यहाँ एक बात याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का नाम फिर बदल जाता है। क्लियर है? तो यहीं पर आप याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल में इसे हुगली कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे हुगली कहते हैं। पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी को क्या कहते हैं? हुगली कहते हैं। क्लियर है? फिर याद रखेंगे गंगा की मुख्य धारा फिर, यानी एक धारा तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई, आपने उसे हुगली कहा। फिर याद रखेंगे कि गंगा की मुख्य धारा फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। क्लियर हो गया? यानी एक धारा ही पश्चिम बंगाल में है बच्चे,
क्लियर है। और एक मुख्य धारा के रूप में वो कहाँ प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इस बात को याद रखिएगा, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है, होते हुए ये फिर मुख्य धारा जो है गंगा की कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब बच्चे बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम बदल जाता है, चलिए ये भी सीख लेते हैं। तो याद रखेंगे कि बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं, बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। यानी जो गंगा नदी है, अगर आप गंगा नदी को बांग्लादेश में देखेंगे तो बांग्लादेश के लोग गंगा नदी को क्या कहते हैं, इसे पद्मा कहते हैं। क्लियर हो चुका है, चलिए पद्मा कहते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर पूरा बात कवर करते हैं, उसके बाद हम फिर सहायक नदियों में भी आएंगे। क्लियर है, तो याद रखना है कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। क्लियर है, फिर याद रखना है कि यहाँ पद्मा से जमुना एक नदी है बच्चे, जिसका क्या नाम है, जमुना। क्या कीजिएगा, मैंने यमुना नहीं लिखा है, मैंने क्या किया है, यमुना नहीं लिखा है। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने यमुना लिखा है, तो यह नहीं, यहाँ ज है। क्लियर है, यहाँ पद्मा से जमुना नदी मिल जाती है। यहाँ समझते चलिए बच्चे, यहाँ पद्मा से कौन सी नदी मिल रही है, जमुना नदी मिल जाती है। तो इस संयुक्त धारा को, क्लियर है, अब देखिए मिल गई, तो अब देखेंगे दोनों के कंबाइंड धारा को क्या कहते हैं। तो इस संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, इस संयुक्त धारा को ही क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। क्लियर हो चुका, यानी बच्चे एकदम आसानी से समझिएगा कि बांग्लादेश में ही पद्मा किससे मिलती है, जमुना से। तो जब पद्मा जमुना नदी से मिल जाती है तो इनकी जो संयुक्त धारा होती है, उसी संयुक्त धारा को, उसी कंबाइंड जो करंट है बच्चे, उस कंबाइंड करंट को, संयुक्त धारा को ही क्या नाम दिया गया है, मेघना नाम दिया गया है। क्लियर है। अच्छा, फिर याद रखना है कि मेघना गंगा सागर में, मेघना गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल, एकदम आसान भाषा में समझिए कि मेघना गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, गिर जाती है। क्लियर हो चुका, तो देख सकते हैं बच्चे, यही मेघना क्या हो रही है, फिर गंगा सागर में ही बंगाल की खाड़ी में क्या कर रही है, गिर जाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। क्लियर है, गिर जाती है एवं विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। क्लियर है, ये गंगा नदी की ही खूबी है, क्योंकि गंगा नदी ही तो मेघना के रूप में बह रही है। तो आपने देखा कि मेघना गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और याद रखिएगा बच्चे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। देख रहे हैं, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और इस डेल्टा को क्या कहते हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, या सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो ये सारी बातों को बच्चे याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो हमने देखा कि यही मेघना गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का क्या नाम है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, चलिए यहाँ तक आपको पूरी बात एकदम समझ में आ चुकी है। मिटाऊं मैं इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
और अभी देखिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कवर करना है, जहां हाल ही में आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं बच्चे इस चैनल पर, आप क्वेश्चन बैंक खोलकर देखिए, आप सारे प्रश्नों को बना सकते हैं बिना किसी झिझक के, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो मेघना नदी है, क्लियर है, यही मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। और मेघना में कौन सी दो नदी है? देखिए, गंगा नदी तो मैंने आपको बताया नहीं कि पद्मा है, लेकिन एक नदी से मिल रही है जिसका नाम था जमुना। आप अभी इसी क्लास में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप जमुना नदी का भी पूरा मतलब सीखेंगे। क्लियर है? चलिए, फिर आगे देखेंगे बच्चे कि मेघना की महत्वपूर्ण सहायक, मतलब मैं वहीं पर बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे, बांग्लादेश में ही, कि मेघना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी, एक महत्वपूर्ण सहायक नदी बराक नदी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है मेघना की, जिसका क्या नाम है? बराक नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराक नदी। क्लियर है? तो देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मेघना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका क्या नाम है? बराक नदी। अब ये बराक नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना है कि यह मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। यह मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ऐसा मैंने आपको पढ़ा दिया मणिपुर की पहाड़ियां भी, तो यह मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। क्लियर है? तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि मेघना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी बराक नदी है। और यह नदी कहाँ से निकल रही है? तो यह नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकल रही है, जो कि बराक नदी है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर आपको बराक की कुछ सहायक नदियों का नाम जानना है। क्लियर है? याद रखेंगे कि बराक की प्रमुख सहायक नदियां, यहाँ बराक नदी की भी सहायक नदियां हैं, आप उनका नाम जान लीजिए बच्चे, वो भी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बराक की प्रमुख सहायक नदियों का नाम बता रहा हूं। देखिए, एक का नाम है माकू, तरंग, तुई बुई, जीरी, माकू, तरंग, तुई बुई, जीरी, सुनाई, रुकनी, कटकली, माकू, तरंग, तुईबुई, जीरी, सुनाई, रुकनी, कटकली, धलेश्वरी, मटुआ, माकू, तरंग, तुईबुई, जीरी, सुनाई, रुकनी, कटकली, धलेश्वरी। क्लियर है बच्चे? आप भूलिएगा नहीं, देखिए सब इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। मैं फिर से आपको नाम याद दिला देता हूँ। माकू, तरंग, तुईबुई, जीरी, सुनाई, रुकनी, कटकली, धलेश्वरी, लांगा, चीनी, मटुआ, लांगा, चीनी, फिर जटिंगा। देख सकते हैं ये सब सहायक नदियां हैं और ये सब के सब मेघना में जाकर के गिर रही हैं, यानी गंगा में ही जाकर गिर रही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। मैं बराक की प्रमुख सहायक नदियों के भी बारे में आपको बता रहा हूँ। माकू, तरंग, तुईबुई, जीरी, सुनाई, रुकनी, कटेकली, धलेश्वरी, लांगा, चीनी, मटुआ, जटिंगा। क्लियर हो गया? माकू, तरंग, तुईबुई, जीरी, सुनाई, रुकनी, कटेकली, धलेश्वरी, लांगा, चीनी, जटुआ, मटिंगा। ये जटुआ, मटिंगा।
तो ये याद रखिएगा, ये मेघना की सब महत्वपूर्ण सहायक नदी है और ये सब जाकर के मेघना में क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। तो चलिए यहाँ पहले हमने मेघना नदी की बात की। अब हम पहले क्या करते हैं कि गंगा को अभी फिर भारत में हम ला करके फिर अभी यहाँ भारत की हम सारी बातों को पहले पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर मिटा दूं, यहाँ हमने बांग्लादेश में जो भी था उसे हमने बखूबी क्या किया, अच्छे से सीख लिया है। चलिए अब जरा गंगा नदी की और जो जो खूबियां हैं और क्या क्या इससे इम्पोर्टेंट है, पहले हम उन सभी चीजों को कवर कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको बच्चे कि भारत का सबसे लंबा जल मार्ग, भारत का सबसे लंबा जल मार्ग जिसका नाम है राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1, गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक है। क्लियर है? ये भूलिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो सबसे लंबा जल मार्ग है उसका नाम है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। ये इसी गंगा नदी पर और कहां से कहां तक है, तो ये बच्चे प्रयागराज से लेकर कहां तक है, हल्दिया तक है। क्लियर हो चुका? अच्छा, अब जो भारत की राष्ट्रीय मछली है डॉल्फिन, याद रखेंगे, राष्ट्रीय मछली, नेशनल फिश डॉल्फिन या सोस या सुसु। क्लियर है? तो भारत की राष्ट्रीय मछली डॉल्फिन या सोस या सुसु इसी नदी में और खासकर बच्चे बिहार का एरिया, ठीक है, इसी नदी में पाई जाती है। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद रखना है कि भारत की जो राष्ट्रीय मछली है उसी का क्या नाम है, उसी का नाम है डॉल्फिन, उसी का नाम है सोस, उसी का नाम क्या है, सुसु। तो डॉल्फिन, सोस, सुसु इसी नदी में है बच्चे, इसी नदी में मिलती है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, राष्ट्रीय मछली क्या नाम है, डॉल्फिन, सोस या सुसु, वो इसी नदी पर है और खासकर हम बिहार का नाम लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, और डॉल्फिन पार्क भी है बच्चे, ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ डॉल्फिन इसमें रखा गया है, एक डॉल्फिन पार्क भी है जो कहां पर है, भागलपुर बिहार में स्थित है। डॉल्फिन पार्क भागलपुर बिहार में स्थित है। क्लियर है? देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जानना है कि इसी नदी में ही बच्चे राष्ट्रीय मछली को भी रखा गया है और एक डॉल्फिन पार्क भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रखा गया, एक डॉल्फिन पार्क भी बनाया गया है और ये डॉल्फिन पार्क जो है भागलपुर बिहार में क्या है, स्थित है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब हम गंगा की कुछ प्रमुख सहायक नदियों की भी क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे ताकि हमारी सारी चीजें जो है अपने आप क्लियर होती जाए बच्चे, क्लियर होते जाए। क्लियर हो चुका है? चलिए पहले मैं मिटाऊं इसे। अब हम आते हैं गंगा की सहायक नदियों पर और फिर ग्राफिंग करके मैं आपको सारी चीजें अच्छे से शो करूंगा ताकि आपको वहां पर कोई भी परेशानी नहीं हो। चलिए अब हम जरा गंगा की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज। और एक बात है कि मैं इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज। क्लियर है? चलिए तो अब हम देखते हैं कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। और देखिए, नदियों का हम दिशा क्या रखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट रखेंगे, यानी कि हम पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे। याद रखिएगा बच्चे कि नदियों के क्रम को अभी हम वेस्ट टू ईस्ट रखेंगे, इसका मतलब यही होगा कि हम पश्चिम से किधर जाएंगे, हम पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे। क्लियर है? अच्छा, पश्चिम की ओर से पूरब की ओर चलेंगे, लेकिन हम पहले उस नदी के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे जो बाएं से मिलती है, यानी जो पश्चिम से पूरब तो जा रहे हैं लेकिन हम उस नदी को देखेंगे जो गंगा नदी में क्या मिल रही है, बाएं से मिल रही है। क्लियर हो चुका है बच्चे? चलिए तो बाएं से मिल रही है तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला नाम राम गंगा, राम गंगा नदी। ये देखिए बाएं से दाएं हम चल रहे हैं तो राम गंगा जो है गंगा की ही क्या है, सहायक नदी है।
ठीक है। रामगंगा, गोमती, गोमती नदी याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के ही किनारे है, ठीक है। चलिए फिर से समझिए, पहले रामगंगा, फिर हम पूरब की ओर चले, देखिए हमारा क्रम बनता चल रहा है, ठीक है। क्रम में हमने अगला क्या देखा, फिर देखा हमने गोमती, फिर शारदा, याद रखिए शारदा का ही नाम काली भी है, ठीक है, शारदा नदी। चलिए क्लियर है, रामगंगा, गोमती, फिर हमने क्या देखा, शारदा, फिर घाघरा जिसे हम करनाली भी कहते हैं, घाघरा, आप घाघरा नदी को करनाली भी कहते हैं, क्लियर है बच्चे, घाघरा। और इस घाघरा का ही हम एक और नाम क्या देते हैं, और एक और हम नाम देते हैं करनाली नदी, क्लियर है, समझते चलिए। रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, राप्ती, गोरखपुर बच्चे इसी राप्ती नदी के किनारे, और गोमती नदी के किनारे क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और राप्ती के किनारे क्या है, गोरखपुर है, ठीक है। राप्ती, फिर गंडक, गंडक नदी, और गंडक नदी को ही नारायणी भी कहा जाता है, गंडक नदी, और गंडक का ही एक और नाम क्या है, नारायणी, क्लियर हो चुका है। गंडक नदी, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, फिर बूढ़ी गंडक भी है, ठीक है बच्चे, याद रखना है कि बूढ़ी गंडक हम देख रहे हैं, बूढ़ी गंडक को हम फिर पार करेंगे तो हमें बागमती भी मिलेगी, बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, बागमती के बाद कोसी, आपने कोसी का नाम सुना होगा कि हमें एक एक नदी को जो इंपॉर्टेंट है इसमें हम फिर से पढ़ेंगे, कोसी, कोसी के बाद महानंदा, महानंदा नदी, क्लियर है। ये देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट मैंने आपको मुख्य मुख्य नदियों के बारे में बताया, क्रम भी पूछेगा या लेफ्ट से पूछेगा तो भी आप क्या करेंगे, आराम से जवाब दे देंगे, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रामगंगा, फिर गोमती, फिर शारदा या काली, फिर घाघरा या करनाली, फिर राप्ती, गंडक या नारायणी, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा, ये आपने देख लिया। चलिए लेफ्ट, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा राइट भी जान लेते हैं, ठीक है। अब राइट भी जान लेते हैं कि दाएं से कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं, और देखिए क्रम वही रहेगा हमारा, क्रम वेस्ट टू ईस्ट ही है, तो पहले हमने बाएं लेफ्ट से जाना, अब हम क्या करेंगे, दाएं से जान लेंगे, यानी कि राइट के तरफ से जान लेंगे। यमुना, यमुना, कर्मनाशा, देख रहे बच्चे, यमुना तो आप जान ही रहे प्रमुख सहायक नदी है यमुना। फिर हम किस में आए, कर्मनाशा, सोन, सोन, देख सकते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं बच्चे। सोन, सोन के बाद फिर हमें क्या मिलेगा, तो सोन के बाद फिर हमें मिलना है पुनपुन, और पुनपुन के बाद हम कहा चले जाएंगे, फिर जाएंगे फल्गु, पुनपुन, बाद फल्गु नदी। फल्गु, एक बात याद रखिएगा, यही जो फल्गु नदी है इसे इतिहास में निरंजना नदी कहा जाता है। यही है बच्चे जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान वाली बात हुई थी, प्राप्ति जो हुई थी, वो यही निरंजना नदी है।
तो याद रखेंगे कि फल्गु को ही हम क्या कहते हैं, निरंजन, और इसका बहुत ही क्या है, धार्मिक महत्व है। तो चलिए हमने राइट से भी देखा है, यमुना, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, फल्गु या निरंजना नदी। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई हो। यहां जाकर बच्चे हमने क्या किया कि पूरी गंगा नदी के स्ट्रक्चर को बहुत बखूबी सीखा है। चलिए अब मैं एक ग्राफिक कर देता हूं और उसमें आपको फिर गंगा नदी वाली सारी चीजें अपने आप क्या होती चली जाएंगी, शो होती जाएंगी। तो आपको कोई भी किसी तरह की परेशानी जो है नहीं होगी। ठीक है, आप बखूबी अच्छे से चीजों को देखिए, और चीजों को जब आप देखेंगे तो खुद ब खुद ही क्या करेंगे, अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए बच्चे, पहले मैं आपको भारत का हेड बना दूं। चलिए, क्लियर है। यहाँ उत्तराखंड राज्य है, क्लियर है बच्चे। तो उत्तराखंड में उत्तर काशी जिले से निकली भागीरथी, इधर से कहीं निकली अलकनंदा, और जब ये संयुक्त धारा बढ़ी, ठीक है, देखिए ये है भागीरथी, ये है अलकनंदा, और जब संयुक्त धारा मिली तो हमने उसका क्या नाम दिया, गंगा नदी नाम दिया। अब गंगा नदी यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो आपको गंगा नदी रास्ते में आगे बढ़ रही है, तो देखिए ऋषिकेश भी मिल रहा है, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार भी मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद भी मिल रहा है, यहाँ से होते हुए आगे ये बढ़ रही है। क्लियर हो चुका है। तो जब इस तरह से हम क्रम देखेंगे तो अपने आप हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद एक धारा देखिए इधर पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहा है, तो जो धारा पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहा है, देखिए मैंने लिख दिया फल्गु, और फिर एक ये बांग्लादेश में इन कर गई, तो बांग्लादेश में फिर इन्हें क्या कहा गया, पद्मा कहा गया। इस तरफ से एक नदी आ रही है, ठीक है, जिसे क्या कहा गया, जमुना। देखिए पहला लेटर लिखा, और पद्मा जमुना जब मिल गई तो क्या बना, मेघना, और यही मेघना जो है बंगाल की खाड़ी में गिर गई, और बंगाल की खाड़ी में गिर गई तो फिर क्या बना, सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। फिर क्या बना हमारा, सुंदरबन का डेल्टा। क्लियर है। अच्छा, अब इस तरफ से बहुत सारी नदियां भी, अब जो सारी सहायक नदियां हैं हम उसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं मैंने क्रम बना दिया है। ये है आपका रामगंगा, रामगंगा नदी गिर रही है, आपको पूरा क्रम जो बताया है वही चीज का है बच्चे, ठीक है। फिर गोमती, फिर घाघरा, देखिए वही क्रम चल रहा है, गोमती, घाघरा, राप्ती। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, एकदम समझते चलिए, ठीक है। गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, महानंदा। देख रहे हैं इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। फिर इस तरफ से ये कौन सी नदी है, ये है यमुना नदी, देख सकते हैं मैंने पूरा क्रम बता दिया आपको, यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी के बाद मैंने आपको पहले क्रम बता दिया, बस ग्राफिक में उसको शो कर लीजिएगा। कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, फिर कर्मनासा, ये देखिए ये हुगली नदी है, हुगली नदी, ठीक है। कर्मनासा, फिर सोन, पुनपुन, फल्गु नदी। क्लियर है। ये देखिए इस तरीके से आपके पास क्या है बच्चे, सारा का सारा क्रम है कि किस तरीके से गंगा नदी जो बढ़ रही है, कौन कौन सी नदियां मिल रही है और कैसे जो है वो आकार ले रही हैं। ये आपने यहाँ पर ये सारा चीज सीखा। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि मणिपुर की पहाड़ियों से ही जो निकल रही है आपको बराक नदी, वो बराक नदी भी आकर के इसमें मिल जाती है। क्लियर हो गया। तो इधर मणिपुर की पहाड़ियों से भी निकल करके जो है ये बराक नदी देखिए अपना आकर के यहाँ पर मिल जा रही है। या एक मिनट बच्चे, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। क्लियर है। ये मैंने आपको बना दिया बराक नदी, ये देखिए बी स्टैंड्स फॉर बराक नदी। तो ये बराक नदी भी आकर के क्या कर दे रही है बच्चे, ये अपना आकर आपको मिल जा रही है।
और ये मैंने आपको इसके भी सारे सहायक नदियों के बारे में बता ही दिया था। तो इस तरीके से हम पूरे गंगा नदी के क्रम को, सीक्वेंस को देख सकते हैं कि जहां निकल रही है वहां क्या नाम है, कैसे कैसे आगे बढ़े और क्या क्या जो चीजें हैं। आपको ये सब चीजें जो है इस ग्राफ में बखूबी मिलेगा। आप क्या करेंगे कि ग्राफिंग को भी कीजिए और एटलस के थ्रू जरूर पढ़िए बच्चे। मैंने आपको हमेशा कहा है ऑक्सफोर्ड के